नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम तमाम देश दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की और उन्होंने एआई एक्शन समिट में तकनीक का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किए जाने का आह्वान किया है। पीएम ने एआई फॉर ह्यूमैनिटी का आह्वान किया तो वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ने भारत के विकास और एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के जो प्रयास किए गए हैं लगातार, उसकी जमकर सराहना की। तो क्या है पीएम मोदी का एआई विजन, जिसकी पूरी सराहना जिसके बारे में दुनिया कर रही है और देश भी कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट का लक्ष्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। संसद में क्या कुछ रहा है खास, इसको भी हम आपको न्यूज नाइट में खास तौर पर दिखाएंगे। और साथ ही साथ बात होगी दिल्ली के सियासत की, जिसका असर अब पंजाब तक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में तकनीक का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करने का किया आह्वान। कहा, एआई इस सदी में मानवता के लिए लिख रहा है कोड। भारत में होगा अगला एआई समिट। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में फ्रांस के विदेश मंत्री ने भारत के विकास और एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयासों को सराहा। कहा, एआई के क्षेत्र में सहयोग से भारत फ्रांस के संबंध हुए और मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, समावेशी विकास सुनिश्चित करना है बजट का लक्ष्य। बजट का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नेताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस का दावा, पंजाब में होगा मध्यावधि चुनाव। भाजपा ने कहा, केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए तलाश रहे हैं रास्ते। और माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं के लिए किया खास इंतजाम। सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों पर कसा तंज। कहा, जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले महाकुंभ को लेकर कर रहे हैं दुष्प्रचार। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे एआई वैश्विक सम्मेलन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करने का और उसकी संचालन व्यवस्था जो रही है, जो मानक स्थापित करने को लेकर सामूहिक वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। कहा, सबको मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साझा मूल्यों को बनाए रखने और जोखिमों से निपटने के लिए यह बेहद जरूरी है। पेरिस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में एआई फाउंडेशन का गठन करने का निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक को भरोसेमंद बनाने, पारदर्शिता अपनाने, डेटा और टैलेंट का पूल साझा करने, डेटा की प्राइवेसी, तकनीक का विविधीकरण, साथ ही ग्लोबल साउथ के देशों के लिए तकनीक को और भी सुरक्षित, समावेशी बनाने और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने चौथा वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित कराने की भी घोषणा की। I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. मानव कल्याण के लिए एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर भविष्य बनाएगा। प्रधानमंत्री ने उन आशंकाओं को भी खारिज किया जिसमें एआई के प्रयोग में आने से रोजगार में कमी आने का अंदेशा जताया जा रहा है। उन्होंने कहा,
आशंका डर को छोड़ जरूरत स्किलिंग और री स्किलिंग की है। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एआई क्षेत्र में कई अवसर हैं। देश के पास स्किल्ड युवा है, एआई क्षेत्र में स्टार्टअप हैं, निवेश और नवोन्मेष का अच्छा इकोसिस्टम है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि साझा हित के लिए ओपन सोर्स एआई का होना जरूरी है। Artificial intelligence, we have to have greater and more consolidated quality data. And we want to have models, we want to have open access, but it has to be multiple access. We're all different. You can see it just looking around the auditorium here. And the example we saw from Prime Minister Modi earlier with the left hand and the right hand, we can see the different models. We want open source models and multiple sorts which reflect our diversity. Transparency of algorithms are key elements to establish trust in artificial intelligence. सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक और मशीन का उपयोग सदैव मानव कल्याण के लिए होता रहेगा। मशीनें कभी भी हावी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट था। एआई समिट में नवाचार को जिम्मेदार शासन के साथ आगे बढ़ाना होगा। ध्यान इस पर देना होगा कि एआई को समावेशी, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। और एआई एक्शन समिट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी के एआई विचारों की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि एआई वैश्विक उत्पादकता को बढ़ाएगा, न कि इंसानों की प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि जो बात बार बार हो रही थी कि एआई के जरिए रोजगार कम हो जाएगा, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, जो पीएम मोदी का विजन है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एआई उद्योगपतियों की आलोचना की कि जो एआई के कारण नौकरियां खत्म होने की आशंका जताते हैं। The Trump administration will maintain a pro-worker growth path for AI, so it can be a potent tool for job creation in the United States. And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. It is not going to replace human beings. It will never replace human beings. And I think too many of the leaders in the AI industry, when they talk about this fear of replacing workers, I think they really miss the point. AI, we believe, is going to make us more productive, more prosperous, and more free. और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट ने भारत और फ्रांस को मजबूत साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रिश्ते के अहम पहलू हैं। France and India have a very strong relationship, and technology and artificial intelligence are a key element of this strategic partnership. That's why we are very grateful to Prime Minister Modi for his visit to Marseille tonight and tomorrow, and that's why we're looking forward to fostering and furthering this very strong relationship between two countries and two people that have so much in common. तो डीडी न्यूज़ के साथ में, दूरदर्शन के साथ में उन्होंने विशेष बातचीत की और उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत के विकास और एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के काम की भी जमकर सराहना की। We think there is a third path between an AI that would be controlled by governments, AI that would be controlled by very large big tech companies. We think that there is a third path that relies on open technology, sustainable technology that can provide for a welfare enhancement for the people of the world. This is exactly the spirit of the public digital infrastructure that India have been promoting, and this is in this spirit that we want to build and promote such open, sustainable
and govern AI infrastructure for the benefit of all. और आज हमारा जो विशेष का विषय है वो भी एआई से ही जुड़ा हुआ है। पेरिस में पीएम मोदी का एआई विजन, ये आज हमारा विशेष है और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पेरिस में पीएम मोदी का एआई विजन, और इस पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जावेद अशरफ, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस रहे हैं। एम्बेसडर अशरफ, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, जो कि एआई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ऋषि, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर भटनागर, अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें, फ्रांस के साथ जो भारत के रिश्ते रहे हैं बहुत मजबूत रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी मजबूत रही है, और हमने देखा है कि रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत मजबूत एक तरह से कहा जाए तो साझेदारी आगे बढ़ी है। लेकिन जब बात एआई की होती है तो ये एक नया डायमेंशन जोड़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस भागीदारी को और मजबूत बनाएगा। तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को कि एआई के जरिए अब भारत और फ्रांस और नजदीक आएंगे? जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी का इनोवेट होकर आगे बढ़ती है जी, तो कई बार वो वेस्टर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है और एक मॉडल्स क्रिएट हो जाते हैं, और हिंदुस्तान में उसके जो है हम आगे बढ़ाते हैं। जी, 1.4 बिलियन लोग जब इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो किस तरह के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्रिएट किया है उसको आगे बढ़ा के आगे करें, इसके लिए एक तरीका हो सकता है। चैट जीपीटी आया, अब चाइना ने एक और अपना एक मॉडल क्रिएट कर दिया, और जिस तरह से आर्म रेस शुरू हुई थी वैसे एक तरीके से चैट जीपीटी या एआई मॉडल को क्रिएट करने के लिए तरीका शुरू हुआ। मगर अगर आप ये सोचें तो जिस तरह से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट करे जाते हैं और कुछ डेटा सेट्स क्रिएट जाते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा बनाए गए जितने भी हैं वो उनके डेटा सेट्स के ऊपर आधारित हैं, वो हमारे डेटा सेट्स के ऊपर आधारित नहीं है। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो हमें भारत के लिए भारत के तरीके से ही बनाने की जरूरत है। इमेजिन करें कि हमारी 5 करोड़ मनुस्क्रिप्ट्स, जो कि वेद, उपनिषद और भी पुराण, अनेक तरीके की चीजें हैं, वो सारे के सारे डेटा सेट्स के तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में क्रिएट हो जाएं, और हम एक भारतीय जीपीटी या भारतीय एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएट कर पाएंगे, वो हमारे लिए सही होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप एआई के किसी मॉडल में जाएं और कहें कि एटॉमिक एनर्जी किसने शुरू करी थी, तो उसमें नाम आएगा कि जॉन डाल्टन। जी, मगर अगर हमारी तरीके से आएगा तो पता चलेगा कि एक महर्षि कर्नाड थे, उन्होंने सबसे पहली बार एटॉमिक थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसके बाद जो भी बाकी लोग आए, चाहे वो जॉन डाल्टन थे, चाहे वो जे थॉमस थे, उन सब ने उसको फर्दर रिफाइन किया है। तो आपके पास एक सही नैरेटिव सेट होगा। आज ये हमारे भारत के लिए एक तरीका है, एक मौका है कि हम करेक्ट नैरेटिव, करेक्ट हिस्ट्री, करेक्ट पोजीशन को कर पाए, और उसी के तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जहां फ्रांस के द्वारा किया गया जो मॉडल्स हैं, कुछ क्रिएशन है, कुछ रिसर्च हैं, वो हम उसे यूज कर सकते हैं और पूरे संसार को देंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा ग्लोबल साउथ वेट कर रहा है किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। कंप्यूट या प्रोसेसिंग, जितने भी टैलेंट, स्किल्स, हर एक चीज में हम आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें और आगे बढ़ें। जी जी जी, बिल्कुल। एम्बेसडर अशरफ, दरअसल जब भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात होती है तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत मजबूत प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं, और इनको एआई के जरिए और मजबूत किया जा रहा है। कैसे इसको, इस बात को समझाएंगे कि एआई एक टूल बन रहा है दो देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करने की, और जब हम बात प्रधानमंत्री के एआई विजन की करते हैं तो किस तरह से इसको दुनिया भर में जो स्वीकारोक्ति है, जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो उसको कैसे देखते हैं? नमस्कार। पहली बात तो मैं भटनागर साहब से कई बातों में सहमत हूं। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी दिनों से अच्छा काम चल रहा है। मैं पिछले 4.5 साल तक, दिसंबर तक वहां एम्बेसडर था, और इस दौरान हम लोगों ने डीपीआई पे कई काम किए थे। फ्रांस पहला देश है यूरोप में जिसके साथ हम लोगों ने डीपीआई पे काम शुरू किया था। फ्रांस में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी जानकारी है, और उनको इसके बारे में इसलिए उनको ये पसंद है क्योंकि उनकी भी जो दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, जी, वो प्रधानमंत्री के दृष्टि से बहुत मिलती जुलती है प्रेसिडेंट मैक्रों की।
तो इसी कारण आप जैसे आपको पता होगा पिछले साल हमने वहां यूपीआई का भी लॉन्च किया था सबसे पहले। हमारा एक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया फ्रांस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कई तरीके से हम लोगों ने एआई पे भी, एवॉन्स सिटी है, ग्रैंड इकोल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ भी पिछले साल काम किया था। तो इस एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री को उन्होंने एज को चेयर इसलिए निमंत्रित किया कि भारत की एक अपनी दृष्टि है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, जो एक तरफ मेरे ख्याल से अमेरिका की है, एक दूसरी तरफ एक चाइना का मॉडल है, और यूरोप का और विशेष करके फ्रांस का इससे काफी तालमेल रहता है जी। तो ये जो थर्ड वे की बात होती है, जो जहां टेक्नोलॉजी एक तरह से डेमोक्रेटाइजिंग प्रोसेस होती है, जहां पूरे वैश्विक कल्याण के लिए होती है, गरीब देशों के लिए होती है, लोगों को आगे बढ़ाने का एक उनको अपॉर्चुनिटीज देने का मौका होती है, उसमें भारत ने जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में सफलता हासिल की है वो दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। तो उसी प्रकार जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने दिखाया है कि पॉपुलेशन स्केल पर 140 करोड़ लोगों के लिए पॉपुलेशन स्केल पे कुछ ही सालों में हमने किस प्रकार से उनके जीवन को सामूहिक परिवर्तन किया है, उसमें डेटा का किस प्रकार से प्रयोग किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का किस प्रकार से, टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस का किस प्रकार से हमने आयोजित किया है, वही उसी दृष्टि को लेके, उसी तजुर्बे को लेके हम एआई में भी काम करेंगे। और जाहिर सी बात यह है कि आज एक तरह से एआई आम रेस की भी बात चल रही है, दूसरी तरफ अनेक इनिशिएटिव्स हैं कि किसका रेगुलेटरी मॉडल चलेगा, किस प्रकार से स्टैंडर्ड्स बनेंगे, किस प्रकार से नॉर्म्स बनेंगे, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ये कोड लिखेगी इस सदी की, 21वीं सदी की। तो इसमें भारत की आवाज, भारत की दृष्टि, भारत के व्यू पॉइंट का रहना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि क्या हम एक कंपटीशन से अलग हटके इस टेक्नोलॉजी की शक्ति का मानव कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूट पावर चाहिए, आपको डेटा सेट्स चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। ये कुछ कंपनीज कुछ देशों के पास है, तो या तो फिर दुनिया बिखरती जाएगी और गरीब देश गरीब रहते जाएंगे, कुछ देशों की प्रगति होगी, या प्रधानमंत्री की दृष्टि लेके हम आगे बढ़े और एक ग्लोबल साउथ को लेके एक इंक्लूसिव सदी की स्थापना करें। और इसमें और हमारी जो वैश्विक चुनौतियां हैं, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इस तरह की कई समस्याएं हैं जो जिससे दुनिया जूझ रही है, उसमें एआई का लेके हम कर सकते हैं क्या। फिर जैसे आपने कहा कि भारत को एक तरफ से अपनी शक्ति लेके अपनी मॉडल बनाना है, यूज केसेस बनाना है, उसकी किस प्रकार से भारत की प्रगति, सोशल एम्पावरमेंट और इंक्लूजन के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हम दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। और फ्रांस और भारत के जैसे मैंने देखा है कि हमारी सोच करीब करीब एक प्रकार है, और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रोन जब बातचीत करते हैं तो उनके बीच में इन विषयों पर भविष्य क्या होगा विश्व का, उस पर बहुत तालमेल है। इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री को खास करके 1 साल पहले से इसकी बात चल रही थी कि ये एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहना और उनकी अध्यक्षता करना उनके साथ मिलके उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री वहां आए हैं और इसके साथ साथ कल बायलैटरल विजिट भी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एआई एक्शन समिट भारत को एक जो वैश्विक मंच है उस पर एक सेंट्रल पोजीशन, एक केंद्रीय स्थान देने में सफल रही है। और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की उन्होंने अपने दृष्टि रखी है, आपने देखा सबने समर्थन किया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने किया है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने किया है, और जैसे मैंने सुना है, जैसे मुझे मिला है, सब लोगों ने इसकी सराहना की है। एक नई दिशा दी है एआई की एक बहुत ही अहम समय पे। जी, निश्चित तौर पर अहम समय पर एक नई दिशा दी है, नया विजन दिया है, और इसकी सभी ने सराहना की है। डॉक्टर भटनागर, जब प्रधानमंत्री भी इस बात को उठाते हैं, उन्होंने कहा कि स्किलिंग और री स्किलिंग की ज़रूरत है, और अभी आपने देखा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस बात की सराहना की प्रधानमंत्री के, और उस बात को उन्होंने डिटो किया कि भाई ये जो एक दुष्प्रचार कहा जाए उस संबंध में कि एआई के आने से रोजगार खत्म हो जाएगा, दरअसल ऐसा नहीं है। कैसे आप इस बात को हमारे दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? निखिल जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी विषय पे बात कर रहा था
कि 1986 में जब कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग और रेलवेज की बात हुई तो उस समय लोग बात सड़कों पे थे कि नौकरियां चली जाएंगी, आप कंप्यूटर कैसे लगाएंगे। जी, उससे अगर एक रिवोल्यूशन पहले चले जाए तो जिस समय चरखा से धागा बनाता था, उस समय जब नॉटिंगम में इंग्लैंड में जब फैक्ट्रीज आ गई, तो जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, नए तरीके आते हैं और नए तरीके लोगों को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। फर्क यह है कि जिस समय चरखा आया और नॉटिंगम में फैक्ट्री लगी, उस समय हमें बताने वाला कोई नहीं था कि ऐसा होगा और तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम इसको नौकरी को सही करो, तुम लर्न करो, वरना तुम्हारे लिए तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ। जिस समय आईटी रेवोल्यूशन हुआ और हम लोग इस तरह की चीजें रेलवेज के अंदर वहां गए तो हमें रीस्किल किया गया और हम उस रीस्किल के लिए तैयार हुए। आज तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, हर एक तरीके से हम लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि भाई रीस्किल करना पड़ेगा और उसके साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो नई जॉब्स बनेंगी जी, नए तरीके की जॉब्स आएंगी, नए मॉडल्स आएंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी चेंजेस और होने के चांसेस होंगे और हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये ग्लोबल लेवल पे कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का। जैसे कि चैलेंजेस की बात मैं करना भी चाहता था, अच्छा है आपने इंक्लूड किया है। जी हाँ, तो अगर हिंदुस्तान में अगर एक साइबर सिक्योरिटी का फ्रॉड होता है और साइबर सिक्योरिटी का फ्रॉड करने वाला इंडिया में हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो संसार के किसी भी कोने में हो सकता है जी। अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लॉ लगेगा, उसको आप कैसे पनिश करेंगे, इसके लिए ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म ही चाहिए जी। वो आप सब एक सिंगल देश के अंदर एक रूल बना के शायद उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रॉड करने वाला संसार के किसी भी कोने में हो सकता है। वो पैसा आपके अगर बैंक अकाउंट से निकल गया तो कहीं भी जा सकता है। उसको मैनेज करना, उसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही पॉसिबल है। और ये जो एक एक्शन समिट हुआ है फ्रांस में, यहाँ इस तरीके से ट्रस्टवर्दी, एथिकल और साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स, इन सब को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके लिए क्या गवर्नेंस होगी, एक दूसरे को हम कैसे पारदर्शिता तरीके से लर्न कराएंगे कि मेरे यहाँ ये हुआ, ऐसे इसको सही किया जाएगा, ऐसा करेंगे, या ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस मॉडल क्रिएट हो और लीगल लॉज हो, उसके लिए आवश्यकता ऐसे प्लेटफॉर्म्स की है। और जैसे सर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, को चेयर बने और भारत को वहां एक पोजीशन मिली, एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्बेसडर अशरफ, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं चलते चलते एक सवाल चाहता हूं कि आप संक्षेप में जवाब दें कि जिस तरह से आपने कहा कि भारत एक सेंट्रल पोजीशन में उसने लिया है इस पूरे समिट में और एआई को लेकर के, ग्लोबल साउथ की आवाज भारत हर मौके पर, हर विषय पर उठाता रहा है, किस तरह से इस मौके पर भी उसने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चीजों को सामने रखा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री की अगर आप बात को गौर से देखें तो दो चीजें उन्होंने स्पष्ट की है। एक जो कहा कि इसका प्रभाव पूरे इस पे कोई सीमा नहीं है, किस प्रकार से ये प्रभाव होता है। तो जाहिर है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकते हैं और ये 5 स्तर पे होते हैं। निजी रूप से एक सिटीजन पे, फिर समाज पे, फिर एक देश पे या समाज पे, फिर अर्थव्यवस्था पे, सुरक्षा पे और एक वैश्विक जो व्यवस्था है, इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको कहते हैं, इन सभी पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें सबसे अहम एक केंद्र सवाल ये उठता है कि ग्लोबल साउथ पे क्या असर होगा, जिसके पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना वो स्किल है, ना कंप्यूट पावर है, तो क्या ये पीछे रह जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये आवाज उठाई है कि हम केवल ये रेस में, राइवलरी में या रेगुलेशन में, जो जिस पे भटनागर साहब ने कहा बहुत ही अहम बात उठाई है, सिर्फ इन दोनों बातों पे ही अपना ध्यान न रखें, लेकिन कि किस तरह से वैश्विक कल्याण हो, किस तरह से एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बने जिसमें ग्लोबल साउथ का भी उद्धार हो, वहां भी प्रगति हो, वहां की समस्याएं बने, और ये संभव है। और ये जो बात प्रधानमंत्री ने बड़े जोर से रखी है, इस पे विश्व जरूर विचार करेगा, एक तरह का एक नया मॉडल बनाएगा डेवलपमेंट का, जिसमें एआई के प्रयोग करके हम ग्लोबल साउथ को कल्याण कर सकते हैं। और यही हर मंच पे प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को
और उनके एस्पिरेशंस को सामने रखा है। जी, निश्चित तौर पर एआई के संदर्भ में भी जो प्रधानमंत्री का विजन है उसको जब उसकी सराहना दुनिया करती है तो इसीलिए भी क्योंकि ऑल इंक्लूसिव है, वो सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो वो सारा विजन जो है उनका जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वैश्विक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी नजर आते हैं। एम्बेसडर अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका, और डॉक्टर भटनागर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी दिल्ली और पंजाब की सियासत की, बात होगी केजरीवाल के पंजाब प्लान की। करे कमाल, रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है, समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, अभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात होगी दिल्ली के सियासत की, जिसका असर पंजाब तक पहुंच रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव क्या हारी, अचानक से कई सारे सियासी समीकरण बदल गए। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब में विधायकों के पाला बदलने की आशंकाओं के बीच उन्होंने दिल्ली में पंजाब के पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। हालांकि यह बैठक ज्यादा देर तक नहीं चली और थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल विधायकों को कुछ संदेश देकर चलते बने, वो चले गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, तो कई राजनीतिक विश्लेषक आम आदमी पार्टी के भविष्य पर ही सवाल उठाने लगे हैं। दिल्ली में हार, पंजाब में हलचल। आनन फानन में दिल्ली में बुलाई बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार क्या हुई, पंजाब में समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आने लगा। 30 आप विधायकों के संपर्क में होने के पंजाब कांग्रेस के दावे ने आम आदमी पार्टी के अंदर भूचाल ला दिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए पंजाब के पार्टी विधायकों की आनन फानन में बैठक बुलाई। दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में हुई इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित दूसरे नेता भी शामिल रहे। ये वो है। बैठक में केजरीवाल ने क्या मंत्र दिया ये तो पता नहीं, लेकिन बैठक से बाहर आने के बाद पंजाब सीएम समेत उनके सभी नेता एक सुर में पंजाब को मॉडल प्रदेश बनाने की बात करते हुए ये दावा करते रहे कि सभी विधायक एकजुट हैं। बहुत अच्छा होता है कोई भी काम करने के बाद उसकी समीक्षा होनी, और मुझे लगता है हमारे जो नेता श्रीमान अरविंद केजरीवाल है वो फाइटर हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं
सो पार्टी और स्ट्रेंथन होगी। हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली में आप की करारी हार के बाद पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। इसके बाद पार्टी में भगदड़ मचने की आशंका को देखते हुए जहां अरविंद केजरीवाल सतर्क हो गए हैं, वहीं कांग्रेस एक बार फिर पंजाब में मध्यावधि चुनाव होने का दावा कर रही है। उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए, वहाँ घबराहट है उनके एमएलएज में, वो नहीं चल पाएंगे। Any instability in Punjab, any political instability in Punjab will have very severe national repercussions. वहीं भाजपा का कहना है कि भगवंत मान के सिर भ्रष्टाचार और असफलता का ठीकरा फोड़कर केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पंजाब को आप एटीएम की तरह लूट रही है। केजरीवाल अपनी राजनीति को बचाने के लिए पंजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। जगह जगह सैंड माइनिंग खुलेआम हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। बहरहाल पंजाब में सियासत क्या करवट लेगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठक बुलाई गई, इससे साफ है कि कहीं तो आग है, तभी धुआं उठ रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नई दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता के साथ निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। संसद के सत्र में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने दिखे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान देश दुनिया की वर्तमान घटनाओं और सियासी मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में 2 मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी देखने को मिली। राज्यसभा में संविधान की प्रति छपने के मुद्दे पर सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि किसी भी पब्लिशर द्वारा सिर्फ संसद द्वारा अनुमोदित संविधान की प्रति छापने की ही अनुमति दी जाएगी। विपक्ष द्वारा हंगामा करने पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को उछालकर राजनीति करना चाहता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी है वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं और जिस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान को रचने में जो चेयरमैन की भूमिका अदा की है, उसको देश कभी भूल नहीं सकता। उनको ध्यान, और उनके वह भी चाहते थे सभापति जी कि ये कृतियां भारत की मूल भावना को बताने वाली हैं, इसलिए ये संविधान में समाहित थी। इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति, जो गौरवमय संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति आने वाली जनरेशंस न जान सके, इसलिए देयर इज ए हिडन एजेंडा और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। उधर लोकसभा में डीएमके के सांसद दयानिधि मारन द्वारा संस्कृत भाषा में अनुवाद पर प्रश्न उठाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि केवल संस्कृत ही नहीं बल्कि कुल 22 भाषाओं में सदन की कार्यवाही उपलब्ध कराई जाएगी। आपको संस्कृत भाषा की क्यों आपत्ति हुई? आपको हिंदी में आपत्ति हो, आपको संस्कृत में भाषा हो। भारत में 22 भाषाएं हैं जो संसद में मान्यता प्राप्त है और 22 भाषाओं में होगी, संस्कृत में भी होगी।
और हिंदी में भी होगी। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। 15.8% tax could have been levied without additionally burdening the buyer consumer. If that was the rate at which the GST rates were brought in, today, sir, through you, I'd like to leave a thought with the council, with the members of the August House. The rate has come down to 11.3. वहीं लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ओटीटी का मसला भी उठा। दोपहर बाद लोकसभा में जहां बजट पर चर्चा को पूरा कर लिया गया, वहीं राज्यसभा में चर्चा को आगे बढ़ाया गया। शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने बजट बनाने को पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में बदलते भारत को विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया है। Our main goals in this budget are to accelerate our growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments, and uplift household sentiments. So, with a focus on Garib, youth, Annadata, and Nari, the budget likes to reveal new schemes and reforms in the following broad sectors: promotion of agriculture, MSMEs, investments and exports as growth engines, and building rural prosperity and resilience. तो आपने सुना निर्मला सीतारमण को किस तरह से उन्होंने बजट पर जो चर्चा हुई उसका उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो इस बजट को समावेशी करने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अनाउंसमेंट भी है कि श्रद्धालुगण कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। खबर कुंभ से जुड़ी हुई, श्रद्धालुगण कृपया अफवाहों पर मत दें ध्यान। ब्रेक के बाद सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आरंभ और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस इंडियाज़ नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब खबर दिव्य भव्य महाकुंभ से। तो प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा को लेकर प्रशासन की तरफ से यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न होने पाए। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और रोज लाखों की संख्या में लोग संगम में पवित्र स्नान के लिए यहां पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में बुधवार को माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान होना है। ऐसे में देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में व्रत, संयम और सत्संग का कल्पवास करने का विशिष्ट विधान है। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने विधिपूर्वक कल्पवास किया।
पौराणिक मान्यता है कि माघ मास पर्यंत प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। परंपरा के अनुसार 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास की समाप्ति हो रही है। सभी कल्पवासी विधि पूर्वक पूर्णिमा तिथि पर पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। नहा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ का जितना प्रशासन है उनका भी बहुत व्यवस्था सुविधा है। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे से हम लोग कल भी स्नान किए हैं, आज भी स्नान किए हैं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में मेला क्षेत्र में माघी पूर्णिमा को लेकर यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं। माघी पूर्णिमा पर्व से पहले प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज सुबह 4 बजे से ही वाहनों की नो एंट्री लागू कर दिया है। मेला क्षेत्र में आकस्मिक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सभी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संवाद में हैं। दिव्य भव्य कुंभ में हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। तो माघी पूर्णिमा पर किस तरह से जबरदस्त तैयारियां की गई थी यह आपने देखा। और जहां महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, वहीं इसको लेकर सियासत अब भी जारी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कुंभ की व्यवस्था का मामला उठाया तो बीजेपी ने उनके बयानों पर जबरदस्त आपत्ति जताई। वहीं यूपी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। दिव्य महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लाखों लोग प्रतिदिन संगम में स्नान कर रहे हैं। लेकिन आस्था से परे कुंभ पर राजनीति भी जारी है। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुंभ की व्यवस्था का मामला उठाया, जिस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति दर्ज की। ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। अखिलेश यादव ने बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। महाकुंभ की व्यवस्था पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी को लेकर उन्होंने सपा को घेरा और कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये हमेशा भारत और सनातन धर्म का विरोध करते हैं। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। दिव्य महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक पर खतरा नजर आने लगा है। बहरहाल आस्था राजनीति पर भारी है और लोग लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और महाकुंभ की तैयारियों पर हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं, अश्विनी मिश्रा, विकास सिंह और सिद्धार्थ भारद्वाज इस वक्त सीधे लाइव महाकुंभ से। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास माघी पूर्णिमा का अवसर और उसके बाद जिस तरह से ये एक बड़ा अवसर था, किस तरह से जो तैयारियां की गई, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? और उसके साथ ही साथ जो ट्रैफिक जाम को लेकर के तमाम सारी कुछ सच्चाई, कुछ उसमें झूठ, कुछ उसमें और आगे लगा करके जो एक भ्रम का वातावरण बताया गया, क्या उसका असर कहीं कुंभ में भी दिखाई पड़ा? जी निखिल, मैं खुद यहाँ के दृश्य दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों का अनवरत आने का सिलसिला ये 13 जनवरी से शुरू हुआ है, पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है
और अब माघ पूर्णिमा का स्नान कल होना है। निश्चित तौर से अगर देखें तो 45 करोड़ के आसपास इससे भी बड़ी बात यह है कई देशों की जो आबादी है, चाहे वो टर्की के हैं, चाहे वो जर्मनी के हैं, उससे ज़्यादा की आबादी आकर यहाँ स्नान करके जा चुकी है। भारत और चीन की आबादी के बाद 36 और 37 करोड़ की आबादी केवल यूएस की है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान करके जा चुके हैं। और अगर यातायात व्यवस्था की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कल तक में 359 कुल ट्रेनों का परिचालन किया गया। बहुत सारी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। कोशिश ये है कि नियत समय से रेलवे अपनी पूरी की पूरे ट्रेनों का संचालन करे। और सबसे बड़ी बात ऐसे में जबकि लोगों का इन्फ्लो सबसे ज़्यादा बढ़ता जाता है तो ऐसे में स्थिति होती है कि लोग सकुशल पहुँचे और किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है, सुव्यवस्थित तरीके से पूरा परिचालन चल रहा है। आप दृश्य देख सकते हैं कि कितने सहूलियत भरे अंदाज में लोग आ रहे हैं। ये परेड ग्राउंड से एंट्री का पॉइंट है। यहाँ से अब संगम जाने के लिए केवल और केवल लोगों के लिए एक ही विकल्प है कि वो पैदल जाएंगे। बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी है संगम नोस की और पूरा का पूरा ये क्षेत्र ही संगम का क्षेत्र माना जाता है, पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर, अलग घाटों पर लोगों के स्नान की व्यवस्था की गई है। लोगों से अनुरोध और अनुमोदन ये भी किया जा रहा है इस बात का कि वो अगर अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं तो वो जो निर्धारित चाहे बेला कछार हो, चाहे वो अंदावा हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहाँ अपनी गाड़ियाँ छोड़ दें। वहाँ से शटल गाड़ियों की व्यवस्था की गई है जो कि मेला ग्राउंड के आसपास लाके लोगों को छोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये जो विभ्रम की स्थिति बनाई गई है वो कतई नहीं है। पूरे शहर में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में लोगों का आवागमन पूरी निर्बाध तरीके से चल रहा है। सुबह 4 बजे से आज मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है और उसके बाद अब शाम को प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। यूपी 70 नंबर की जो गाड़ियां होती हैं जो शहर के अंदर होती है उन्हीं का परिचालन अब शहर में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अनवरत ये सिलसिला है। 45 करोड़ 44.74 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर स्नान कर चुके हैं और इस स्नान की स्थिति जो है वो अनवरत जारी है। तो माघ की अगर बात करें तो कल्पवास की समाप्ति होती है। माघ की समाप्ति जब होती है पौष पूर्णिमा से माघ का दिन ये बेहद पुण्यदायक माना जाता है। जब कुंभ और महाकुंभ नहीं होता तब भी प्रयागराज में लाखों की संख्या में कल्पवासी होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, शाम को स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं और ये पूरा एक माह यहाँ पर रहने के बाद दान करके लोगों को भोज देकर, शैया दान करके और सब अन्य चीज़ों का दान करके वापस जाते हैं। तो एक कई कल्प का भी पुण्य उनके हासिल होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल के माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है, चाक चौबंद है, हर तरीके से यातायात सुचारू रूप से संचालित है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सड़क हो या फिर अन्य परिवहन के मार्ग हो। ठीक है, आपने बहुत जो दृश्य थे वो भी दिखाए और सिद्धार्थ के पास चलेंगे। सिद्धार्थ, माघी पूर्णिमा का अवसर जिस तरह से अश्विनी ने बताया कि चाक चौबंद तैयारियां हैं, चाहे वो रेल मार्ग हो, जो सड़क मार्ग हो और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जुटी हुई है योगी सरकार भी। किस तरह के विविध रंग आप हमें इस जो दिव्य भव्य महाकुंभ में आप मौजूद हैं, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ दिखाएंगे? बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कुंभ जो है ये दिव्य भी है, ये भव्य भी है और ये डिजिटल भी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त काली मार्ग पर हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है बहुत दूर दूर से देखिए आ रहे हैं और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और हमारी शाम के वक्त कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट से, कुछ इंटरनेशनल श्रद्धालुओं से बात हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा दृश्य तो उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। और जब यहाँ आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इतनी तो कुछ देशों की आबादी भी नहीं होती जितने यहाँ पे अब तक डुबकी लगा के लोग जा चुके हैं। 45 करोड़ से के आसपास, 45 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ डुबकी लगा चुके हैं और सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी ऑर्डर में करी गई हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी अश्विनी ने भी बताया कि शाम 5 बजे के बाद से ये पूरा प्रयागराज शहर जो है नो व्हीकल जोन कर दिया गया है सुविधाओं के लिए लोगों की। और जो भी निर्धारित पार्किंग है सिर्फ उसी में ही लोग अपनी पार्किंग खड़ी कर सकते हैं गाड़ियां और वहां से शटल सर्विस है और जो यहां तक आएंगी और यहां से फिर लोग जो है पैदल जाएंगे। तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं यूपी गवर्नमेंट की जिससे कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनकी जो जर्नी है वो सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे और बहुत अच्छी जर्नी उनकी यहाँ पर रहे। आप देख सकते हैं कि इस मार्ग पर लोग अपने सिरों पर लगेज ले लेके आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। ये एक आस्था का सबसे बड़ा संगम है जहां पर
50 करोड़ 45 से 50 करोड़ लोग डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है क्रॉस होगा और ऐसा लगता है कि 60 से 65 करोड़ लोग यहाँ पर अब डुबकी लगाएंगे। हर एक दुनिया के हर एक कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं और सिर्फ मुस्कान लेके यहाँ से जा रहे हैं। और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके का रखा गया है निखिल कि जो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो आ रहे हैं वो सिर्फ आ ही रहे हैं, उधर से लोग वापस नहीं आ रहे, वापस निकालने के लिए दूसरी जगह है जिससे किसी भी तरीके से कोई भी दुर्घटना ना हो। तो लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं और तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तारीफ कर रहे हैं यूपी सरकार की और तारीफ कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, ना खाने की कोई दिक्कत है, कम्युनिटी किचन भी यहाँ पर है निखिल। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कभी भूखे कुंभ से लौट कर नहीं जाते, खाना खाकर जाते हैं। कम्युनिटी किचन जगह जगह पर बनाई रखी है। तो अगर मैं बताऊं आपको एक नट शेल में, तो बहुत ही सुविधाएं बड़ी पर्याप्त है और लोगों के चेहरे पर कुछ नहीं, बस एक खुशी का भाव है। जी बिल्कुल, लोगों के चेहरे पर खुशी का भाव है, उत्साहित है, उल्लसित है लोग, और वो जो उत्साह और उल्लास है वो संक्रामक है, क्योंकि वो जो उसका असर है वो मैं आपकी भाषा में, शैली में, उत्साह में, सब में देख पा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास, आपने देखा है कि कुछ लोग छिद्रान्वेषी होते हैं, यानी कि कमियां ढूंढना, और ये इस पूरे कुंभ के दौरान आपने देखा है कि सियासत भी इसके साथ साथ दो चार होती रही है। आज जब अखिलेश यादव ने सदन में एक बार फिर से इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश की, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि ये वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट के आदी रहे हैं। तो कुंभ में जितने लोग नहा रहे हैं उसी के साथ साथ सियासत भी तेज है। क्या वजह है इस सियासत के पीछे? क्यों नहीं आकर यहाँ पर जब डुबकी लगाई है तो इसके साथ में इस रंग में वो भी घुल जाते हैं? देखिए निखिल, सनातन के इस महापर्व में करोड़ों लोग आए हैं और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इस मेला क्षेत्र में आपको पूरा भारत नजर आ जाएगा। इसमें हर एक प्रांत से लोग आए हुए हैं, न जात का भेदभाव है, न रंग भेद है यहाँ पर, और यही एक कारण है कि एकता का कुंभ ये बनता जा रहा है और विपक्षी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता जा रहा है यह महाकुंभ, जहाँ पर 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा चुकी है और ये आंकड़ा आगे भी जाएगा। यहाँ पर जब लोग आते हैं, एक ही घाट पर नहाते हैं, तो वहाँ पर अमीरी गरीबी के भेद मिट जाते हैं। और यहाँ की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की सियासत है, वो जातियों में बांट कर ही विपक्ष करना चाहता है। हमेशा से देखा गया है कि पूरे समाज को जातियों के नाम पर बांटा जाए और अपने अपने खेमे बनाए जाए, अपना अपना वोट बैंक बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो मिसाल कायम हो रही है, सनातन के प्रति जो पूरा रंगा देश नजर आ रहा है एक तट पर, संगम तट पर, तो एक बिल्कुल ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग प्रश्न चिन्ह यहाँ की व्यवस्थाओं को उठा रहे हैं। चूंकि ये महाकुंभ की व्यवस्था कि इतने करोड़ों लोग आए हैं तो किसी सरकार के द्वारा तो की जा रही है, लेकिन यह कुंभ एक हर व्यक्ति का महाकुंभ है निखिल। इसमें हर व्यक्ति अपनी सहभागिता कर रहा है और ऐसे में विपक्ष इसमें सिर्फ कमियां गिना रहा है सहभागिता करने के बजाय। तो इसकी नीयत यही है कि एक एकता उसको हजम नहीं हो रही है पूरे देश में। जी 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 बिल्कुल, और इसको जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, जान रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस पर जो है उनका भी कुछ ना कुछ मन बनाते होंगे। मुझे तो आश्चर्य आप लोगों की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, सुबह 5 बजे से आप लोग जगे हुए हैं और अगले सुबह के 5 बजे का इवेंट करने की तैयारी में है, उसके बावजूद बहुत उत्साहित हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम ताज़ा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यूनानी दिवस के मौके पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हकीम अजमल खान ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आधुनिक समय के अनुकूल बनाया। उन्होंने कहा कि आयुष पद्धति में AI तकनीक सहित रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही बेहतर जीवन जिया जा सकता है। सम्मेलन का विषय एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, एक नई दिशा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार यूनानी सहित आयुष चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के दिशा निर्देश में अनेक यूनानी चिकित्सा के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और शोध कार्य चल रहा है। यूनानी मेडिकल कॉलेज में MD और PhD प्रोग्राम भी शुरू कर रही है। मुझे विश्वास है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले नई पीढ़ियां ज्ञान और अनुभव की प्राचीन विरासत को मजबूत बनाएंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक विशेष खबर के साथ छोड़े जाएंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी की। रक्षा मंत्री ने वैश्विक समुदाय से उन्नत प्रणालियों के सह विकास और सह उत्पादन में भारत के साथ जुड़ने का आह्वान किया। तो आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एरो इंडिया के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने रक्षा से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन किया। भारत ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से लचीलापन निर्माण विषय पर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने आतंकवाद, साइबर अपराध, मानवीय संकट और जलवायु प्रेरित आपदाओं की चुनौतियों से एकजुट होकर निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। The challenges we face from terrorism and cybercrime to humanitarian crisis and climate-induced disasters transcend borders, and they demand a united response. The Bridge Initiative represents our commitment to transforming dialogue into actionable outcomes, fostering partnerships that are resilient, adaptable, and forward-looking. राजनाथ सिंह ने कहा कि AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी, हाइपरसोनिक और निर्देशित ऊर्जा जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियां युद्ध के चरित्र को बदल रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परिवर्तनों का भविष्य के युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कमजोर स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और भारत सरकार अपनी रक्षा क्षमताओं में बदलाव लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। India's engagement in the global stage exemplifies our commitment to fostering security and growth for all. In the Indian Ocean region, we have embraced the policy of Sagar, security and growth for all in the region,
and are focusing on key areas such as maritime security, economic development, and blue economy. बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित HJT-36 यशस एक स्वदेशी जेट विमान है जो एरोस्पेस और रक्षा निर्माण में भारत की प्रगति को उजागर करता है। राम मोहन नायडू ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि भारत का स्वदेशी जेट विमान आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। भारत लेन देन के संबंधों में नहीं बल्कि आपसी क्षमता निर्माण पर विश्वास करता है। इन्हीं शब्दों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मित्र देशों को आमंत्रित किया कि वो भारत में आए और सह उत्पादन और सह विकास में हिस्सा ले। कैमरामैन सी के अशोक के साथ बेंगलुरु से मैं विशाल बरिस्तु, पीडी न्यूज।